Hello students, now we are going to start our third chapter of history, kingship, caste and class. Early societies from 600 BC to 600 C. हमने अपने लास्ट 2 चैप्टर्स में पढ़ा था हमने several changes which took place in economics and political life. Some of these changes influence societies as well. For instance, the extension of agriculture into forested area transformed the lives of forest dwellers. Craft specialists often emerge as distinct social groups. The unequal distribution of wealth sharpened social differences. क्या है कि जब भी कोई चेंज होता है तो वो कहीं ना कहीं सोसाइटी को अफेक्ट करता है. जैसे कि जब एग्रीकल्चर का एक्सटेंशन हुआ तो जो फॉरेस्ट थे वो उनको चेंज कर दिया गया, कन्वर्ट कर दिया गया एग्रीकल्चर लैंड में. जो लाइफ थी फॉरेस्ट डवेलर्स की वो काफ़ी चेंज हुई. क्राफ्ट स्पेशलिस्ट हैं, एक नई क्लास एमर्ज हुई जो कि डिस्टिंक्ट सोशल ग्रुप्स था. द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ शार्प एंड सोशल डिफरेंसेस. और उस दौरान जो वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन था वो भी बहुत इक्वल हुआ. कुछ लोग बहुत रिच हो गए, कुछ बहुत पुअर हो गए, तो जिससे सोशल डिफरेंसेस भी इस्टेब्लिश हो गए. Historians often use textual tradition to understand these processes. Some texts lay down norms of social behavior, others describe and occasionally comment on wide range of social situation and practices. तो जो भी चेंजेस हुए इनको समझने के लिए हिस्टोरियन अक्सर टेक्सुअल ट्रेडिशन से उनको समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कुछ टेक्स्ट में उस समय के जो सोशल बिहेवियर्स हैं उनके बारे में डिस्क्राइब किया गया है, सोशल सिचुएशंस हैं उनकी, उस दौरान की जो प्रैक्टिसेस हैं उनके बारे में बताया गया है. We can also catch a glimpse of some social actors from inscription. इसके अलावा जो इंस्क्रिप्शंस हैं उसमें जो भी सोशल एक्टर्स हैं, जो फिगर्स हैं, उनकी लाइफ हिस्ट्री भी समझने में हमको हेल्प मिलती है. As we will see, each text was written from the perspective of specific social categories. So we need to keep in mind who composed what and for whom. आपको इतनी बात ध्यान रखनी है कि जो भी टेक्स्ट लिखे गए हैं, जो भी इंस्क्रिप्शंस बनाए गए हैं, वो किसी न किसी स्पेसिफिक सोशल कैटेगरीज को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं. So we need to keep in mind who composed what and for whom. We also need to consider the language used and the way in which the text circulated. तो जब भी हम किसी टेक्स्ट को हिस्ट्री का सोर्स मान के उसकी स्टडी कर रहे होते हैं तो हमको ये दिमाग में रखना पड़ता है कि ये जो टेक्स्ट है वो किसके लिए कंपोज किया गया या किसने कंपोज किया और क्यों किया. वी आल्सो नीड टू कंसिडर लैंग्वेज यूज्ड. तो साथ साथ जो लैंग्वेज है, कौन सी लैंग्वेज का यूज़ किया गया है और किस तरीके से ये जो टेक्स्ट है उसको सर्कुलेट किया गया है. यूज़ केयरफुली टेक्स्ट अलाउ अस टू पीस टुगेदर एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस दैट शेप सोशल हिस्ट्री. तो अगर हम इन चीज़ों को ध्यान में रखकर उस टेक्स्ट को समझते हैं तो हमें उस दौरान की जो एटीट्यूड है, उसके दौरान की प्रैक्टिस हैं, उनको समझने में आसानी हो जाती है. यानी कि उसकी सोशल सोसाइटी जो हिस्ट्री है उसको समझने में हमें आसानी हो जाती है. तो हम बात कर रहे हैं इस लेसन में हम जो टेक्स्ट को स्टडी करेंगे वो है महाभारत. हालांकि जो महाभारत जो टेक्स्ट है ये हम उसका फुल स्टडी नहीं करने जा रहे हैं, केवल उसका जो सोशल उस समय की जो सोशल बैकग्राउंड है, उसका जो कास्ट सिस्टम है, किंगशिप सिस्टम है, क्लास सिस्टम, उसको स्टडीज़ में करेंगे. इन फोकसिंग ऑन महाभारत की कोलोसल एपिक रनिंग इन इट्स प्रेजेंट फ्रॉम इनटू ओवर 1 lakhs verses with depiction of wide range social categories and situation. तो जो महाभारत हम इसमें स्टडी करेंगे और उसमें करीब 1 लाख वर्सेस हैं और यानी श्लोक कह सकते हैं, और इसमें उस दौरान के सोशल कैटेगरीज हैं, सिचुएशन, उसका डिपिक्शन किया गया है. और ये जो महाभारत टेक्स्ट है उस सब कॉन्टिनेंट का सबसे रिचेस्ट टेक्स्ट माना जाता है. सो महाभारत वाज कंपोज्ड over a period about 1000 years, yeah, 500 BC onward, and some of the story is contains may have been circular even earlier. तो हम महाभारत की बात करें तो ये मान के चलते हैं कि ये जो कंपोज किया गया था करीब 1000 ईयर्स पहले किया गया था इसको, और जो इसकी में जो स्टोरीज़ हैं ये शायद पहले से ही प्रचलित रही होंगी. सेंटर स्टोरीज अबाउट द 2 सेक्ट ऑफ वारिंग कजिन्स. द टेक्स्ट आल्सो कंटेन्स सेक्शन लेइंग डाउन नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर फॉर वेरियस सोशल ग्रुप्स. इस महाभारत जो भी हमारा एपिक हम है उसमें जो कहानी है वो 2 वेरिंग कजिन्स की है. आपको मालूम है
कौरव और पांडव जो कजिन्स थे। द टेक्स्ट आल्सो कंटेन्स सेक्शन लेइंग डाउन नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर फॉर वेरियस सोशल ग्रुप्स। इसमें जो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स हैं उनके क्या नॉर्म्स थे, उनके क्या बिहेवियर थे, उसको को भी डिस्क्राइब किया गया है। Occasionally, principal characters seem to follow these norms. What does conformity with norms and deviation from this signify? और कभी कभी मालूम पड़ता है कि ये वही जो प्रिंसिपल कैरेक्टर है वो जो भी नॉर्म सोसाइटी के नॉर्म्स हैं वो उसको फॉलो करता है, लेकिन कुछ मेन कैरेक्टर्स फॉलो करते हैं, जैसे कि युधिष्ठिर हैं, है ना, या पांडव है, वो तो फॉलो करते हैं, लेकिन जो कौरव हैं दुर्योधन वो फॉलो नहीं करता। तो मतलब इनके जो मेन कैरेक्टर्स उनके द्वारा सोसाइटी का जो भी सोशल रूल्स हैं, नॉर्म्स, उनकी जानकारी हमें इसमें मिलती है। नाउ द फर्स्ट हेडिंग, द क्रिटिकल एडिशन ऑफ द महाभारत। One of the most ambitious projects of scholarship began in 1919 under the leadership of a noted Indian Sanskritist V.S. Sukutankar. A team comprising dozens of scholars initiated the task of preparing a critical edition of the Mahabharata. तो जो महाभारत का जो काम है वो शुरू हुआ, एक प्रोजेक्ट हुआ इसका स्कॉलरशिप के अंडर में 1919 में, और इसको जो लीडर थे इस प्रोजेक्ट को लीड करने वाले उनका नाम था, ये इंडियन संस्कृतिस्ट थे V.S. सुतकंकर। और उनकी टीम में उनके अलावा बहुत सारे स्कॉलर्स भी थे, करीब 1 डज़न स्कॉलर्स थे जिन्होंने इस काम को महाभारत का क्रिटिकल एडिशन बनाने का काम किया। इट मीन्स कलेक्टिंग संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द टेक्स्ट रिटन इन ए वैरायटी ऑफ स्क्रिप्ट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। उन्होंने क्या किया, उनकी टीम ने क्या किया कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री में जितनी भी डिफरेंट तरह के जो भी संस्कृत वर्ड्स हैं महाभारत के उनको उन्होंने कलेक्ट किया। हालांकि वो डिफरेंट स्क्रिप्ट्स में लिखी गई थी, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री में लिखी गई थी, लेकिन उनकी टीम ने उन सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स को कलेक्ट किया। द टीम वर्कड आउट ए मेथड ऑफ कंपेरिजिंग वर्ड्स फ्रॉम ईच मैन्युस्क्रिप्ट। और फिर उनकी टीम ने क्या किया, जो भी मैन्युस्क्रिप्ट्स उन्होंने कलेक्ट की थी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री से, डिफरेंट लैंग्वेज में भी थी वो, उनको उन्होंने कंपेयर किया, हर मैन्युस्क्रिप्ट को उन्होंने कंपेयर किया। और अल्टीमेटली दे सेलेक्टेड द वर्ड्स दैट अपीयर कॉमन टू मोस्ट वर्जन्स एंड पब्लिश दीज इन सेवरल वॉल्यूम रनिंग इनटू ओवर 13,000 पेजेस। और बाद में उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इस वर्क को, तो V.S. सुतकंगर और उनकी टीम ने जो भी वर्सेस थे, जो भी मैन्युस्क्रिप्ट्स थी उसको कलेक्ट किया, और जो कॉमन थी उनमें उनको कलेक्ट किया, और जो भी इनको कलेक्ट करके उन जो कॉमन जो चीज़ें थी यानी उन्होंने वो सब टेक्स्ट नहीं ली जो डिफरेंट थी, क्योंकि हर लैंग्वेज में अलग अलग उसका इंटरप्रिटेशन दिया है। जो कॉमन टेक्स्ट थे जो सभी मैन्युस्क्रिप्ट्स में मिल रहे थे, उन्होंने उसको कलेक्ट किया और उसको उन्होंने पब्लिश करवाया सेवरल वॉल्यूम्स में, और करीब 13,000 पेजेस में ये क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत का पब्लिश किया गया। So the critical edition of the Mahabharata project took 47 years to complete. तो यानी इसको बनने में, इस प्रोजेक्ट को पूरा होने 47 ईयर्स लगे, लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम। और लेकिन 2 चीज़ें इससे बहुत क्लियर हो गई कि देयर वर सेवरल कॉमन एलिमेंट्स इन संस्कृत वर्जन ऑफ स्टोरी एविडेंट इन मैन्युस्क्रिप्ट फाउंड ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट। कि जो भी संस्कृत के वर्जन्स हैं स्टोरी के महाभारत की, उसमें एक चीज़ कॉमन है, जो ऑल ओवर इंडिया की हम बात करें तो जितनी कश्मीर से लेकर नेपाल तक नॉर्थ में, और केरला से लेकर तमिलनाडु तक साउथ में, तो यानी कुछ ऐसी चीज़ें हैं संस्कृत वर्जन में जो कि ऑल ओवर द इंडिया कॉमन है। ऑल एविडेंट वर्क एनमस रीजनल वेरिएशन इन द वे इन विच द टेक्स्ट हैड बीन ट्रांसमिटेड ओवर द सेंचुरी। और ये भी स्पष्ट है कि जितनी भी डिफरेंट रीजन्स हैं उनमें जो भी वेरिएशन पाया गया है टेक्स्ट में वो एक सेंचुरी से दूसरी सेंचुरी में ट्रांसमिट हुआ है। दिस वेरिएशंस वर डॉक्यूमेंटेड फुटनोट्स एंड अपेंडिक्स टू द मेन टेक्स्ट। और यही वेरिएशन जो हैं डॉक्यूमेंट्स किए गए हैं फुटनोट्स में और अपेंडिक्स में मेन टेक्स्ट के, क्योंकि जो वेरिएशन होता है उसमें थोड़ा सा कंट्रोवर्सी होती है, उसको उन्होंने मेन टेक्स्ट के अपेंडिक्स में उसको लिखा गया है। Taken together, more than half the 13,000 pages are devoted to these variation। और 13,000 जो पेजेस हैं उसको उन्होंने डिवोट किया है इन वेरिएशन को बताने के लिए ही, क्योंकि जो वेरिएशन उसको बताने के लिए उन्होंने नोट्स बनाए हैं ताकि ये क्लियर किया जा सके कि उसका मीन्स डिफरेंट जगह पर क्या किया लिया गया है।
In a sense, these variations are reflective of the complex process that shaped early social histories through dialogues between dominant tradition and resistance, local ideas and practice. तो जो वेरिएशन है ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस में दिखाई पड़ता है और जो अर्ली और सोशल हिस्ट्रीज में शेप होता है डायलॉग्स के द्वारा, जो डिफरेंट डोमिनेंट ट्रेडिशंस हैं, लोकल आइडियाज़ हैं, प्रैक्टिसेस में ये डिफरेंस नज़र आता है. दी डायलॉग्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय मोमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एज वेल एज कंसेंसस. तो ये डायलॉग्स हैं, ये जो कॉन्फ्लिक्ट में कहीं ना कहीं शो होते हैं, कहीं ना कहीं कंसेंसस में भी शो होते हैं. Our understanding of this process is derived primarily from texts written in Sanskrit and by and for Brahmins. तो जो भी हमारी समझ है इन टेक्स्ट के बारे में वो हमारी जो संस्कृत टेक्स्ट है उनसे हमने ली है और जो ब्राह्मण्स ने लिखा हुआ उनके द्वारा ही इसकी अंडरस्टैंडिंग ली गई है. लेकिन जब सोशल हिस्ट्री का जो इशू आया, पहली बार हिस्टोरियंस ने सोशल हिस्ट्री पर एक्सप्लोर करना शुरू किया 19 एंड 20 सेंचुरी में, दे टेंडिंग टू टेक दीज टेक्स्ट फेस वैल्यू. तो उन्होंने माना कि जो इनकी टेक्स्ट है ये इसका कुछ न कुछ फेस वैल्यू है. उनका मानना था जो कुछ लिखा गया इन टेक्स्ट में ये एक्चुअली उस दौरान प्रैक्टिस में किया जाता था. Subsequently, scholar began studying other tradition from works in Pali, Prakrit and Tamil. तो क्या हुआ कि फिर इसको ऑथेंटिसिटी को जानने के लिए स्कॉलर्स थे, उन्होंने जो अदर ट्रेडिशंस उनको स्टडी करना शुरू किया जो पाली स्क्रिप्ट में थे, प्राकृत और तमिल में थे. This study indicates that the ideas contained normative Sanskrit texts were on the whole recognized as authoritative. तो जब उन्होंने स्टडी किया पाली, प्राकृत, तमिल स्क्रिप्ट के लिटरेचर को तो उन्होंने पाया कि जो भी आइडियाज़ लिखे गए हैं संस्कृत टेक्स्ट में ये कहीं ना कहीं अथॉरिटेटिव हैं, यानी बिल्कुल सत्य हैं. दे वर आल्सो क्वेश्चनड एंड ओकेजनली इवन रिजेक्टेड. हालांकि उनकी जो इस आइडियाज़ पे अक्सर क्वेश्चनिंग भी हुई, कुछ लोगों ने इसको रिजेक्ट भी किया. लेकिन आपको इतना याद रखना है कि हम जो पढ़ने जा रहे हैं महाभारत टेक्स्ट की जो भी सोशल वैल्यूज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ये हम उसकी ऑथेंटिसिटी को प्रमाणित करने नहीं जा रहे हैं. हम ये देखेंगे इसमें कि हाउ द हिस्टोरियन रिकंस्ट्रक्ट सोशल हिस्ट्री, की जो हिस्टोरियंस होते हैं वो सोशल हिस्ट्री को कैसे रिकंस्ट्रक्ट करते हैं. हम इसकी ऑथेंटिसिटी को प्रूव करने नहीं जा रहे हैं. Our next heading, kinship and marriage, many rules and varied practice. 2.1, finding out about families. We often take family life for granted. However, you may have noticed that not all families are identical. They vary in terms of numbers of members, their relationship with one another, as well as kinds of activities they share. ये जो फैमिलीज़ होती हैं उनमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आइडेंटिफिकल होता है. कि अगर हम बात करें टर्म्स ऑफ फैमिली मेम्बर्स हों, चाहे रिलेशनशिप हों विद वन अनदर, एज वेल एज काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज़ दे शेयर. इसके अलावा जो भी एक्टिविटीज़ वो शेयर करते हैं उनमें हर फैमिली की अपनी अपनी कुछ आइडेंटिटी होती है. ऑफन पीपल बिलोंगिंग टू द सेम फैमिली शेयर फूड एंड अदर रिसोर्सेज एंड लिव, वर्क एंड परफॉर्म रिचुअल टुगेदर. तो आपको मालूम है कि जो फैमिलीज़ होती हैं, एक ही फैमिली के जो मेम्बर्स होते हैं वो फूड शेयर करते हैं, रिसोर्स शेयर करते हैं, वर्क शेयर करते हैं और साथ साथ जो रिचुअल्स होते हैं उनको भी साथ ही परफॉर्म करते हैं. फैमिलीज आर यूजुअली पार्ट्स ऑफ लार्जर नेटवर्क ऑफ पीपल डिफाइंड एज रिलेटिव. और जो फैमिलीज़ का जो लार्जर नेटवर्क होता है वो क्या कहलाते हैं? रिलेटिव्स कहलाते हैं. अगर हम इसको टेक्निकल टर्म में बात करें, ये रिलेटिव्स जो हमारे होते हैं उन्हें हम कहते हैं किंग फोक. यानी जो अदर रिलेटिव्स हैं, जो हमारे लार्ज नेटवर्क ऑफ पीपल्स है, उन्हें हम किंग फोक कहते हैं. While families ties are often regarded as natural and based on blood, they are defined in many different ways. तो जो फैमिलीज़ के टाइज है वो कहीं ना कहीं नेचुरल होते हैं, ये क्योंकि ब्लड पे बेस होते हैं. जो हमारे ब्लड रिलेशंस होते हैं वो हमारी फैमिली मेम्बर्स बनते हैं. तो इनको हम डिफरेंट वेज में डिफाइन भी करते हैं. फॉर इंस्टेंस, सम सोसाइटी रिगार्ड कजिन्स एज दे आर बीइंग ब्लड रिलेशन, वेयर एज अदर्स डू नॉट. क्योंकि कहीं कहीं हमने देखा है कि जो कजिन्स होते हैं, कुछ फैमिलीज़ कजिन्स को अपना ब्लड रिलेशंस मानती हैं, अपने ही भाई मानते हैं, अपनी ही बहन मानते हैं. जबकि बहुत सी सोसाइटीज़ ऐसी हैं जहाँ पे कजिन्स को ब्लड रिलेशंस नहीं माना जाता. फॉर अर्ली सोसाइटीज़, historians can retrieve information about allied family fairly easily. It is, however, far more difficult to reconstruct the family's relationship of ordinary people. क्योंकि जो हिस्टोरियंस हैं, जो भी एलाइड्स फैमिलीज़ हैं, उनके बारे में तो इन्फॉर्मेशन आराम से मिल जाती है क्योंकि इनके बारे में टेक्स्ट में लिखा गया है. लेकिन जो
ऑर्डिनरी पीपुल्स हैं उनकी फैमिली रिलेशनशिप को समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। हिस्टोरियंस आल्सो इन्वेस्टिगेट एंड एनालाइज एटीट्यूड टुवर्ड्स फैमिली एंड किनशिप। हिस्टोरियंस इन्वेस्टिगेट करते हैं, एनालाइज करते हैं लोगों का जो फैमिलीज़ के एटीट्यूड्स है और जो उनका किंगशिप है उनको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। दीज आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे प्रोवाइड एन इंसाइट इनटू पीपल्स थिंकिंग। तो जो रिलेशंस होते हैं ना, उनका एटीट्यूड होता है, उनका बिहेवियर होता है, ये कहीं ना कहीं जो लोगों की थिंकिंग है उसको, जिनकी इंसाइड थिंकिंग, उनका इंसाइड बिहेवियर उसको समझने में हेल्प करता है। इट इज़ लाइकली दैट सम ऑफ दीज आइडियाज़ वुड हैव शेप्ड देयर एक्शन जस्ट एक्शन में हैव लीड टू चेंजेस इन एटीट्यूड। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो आइडियाज़ हैं वो हमारे एक्शंस को रिफ्लेक्ट करते हैं, शेप करते हैं, और यही एक्शन बाद में एटीट्यूड में चेंज हो जाते हैं। जैसे कि आप समझ सकते हैं, अगर किसी फैमिली में सभी मेंबर्स का रिलेशंस बहुत अच्छा है, सब कोऑर्डिनेट करते हैं, तो उनके जो एक्शंस हैं वो भी अच्छे ही होंगे। लेकिन कहीं अगर फैमिली में रिलेशंस ख़राब हैं, लोगों में कंट्रोवर्सी है, कन्फ्लिक्ट रहता है, तो उनके एक्शन भी कहीं ना कहीं झगड़े का कारण बनेंगे। तो जो हमारे आइडियाज़ वो कहीं ना कहीं हमारे एक्शन एटीट्यूड को शेप करने का काम करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी द आइडियल ऑफ पैटर्निटी। पैटर्निटी क्या होता है? पैटर्निटी मीन्स ट्रेसिंग डिसेंट फ्रॉम फादर टू सन, ग्रैंडसन एंड सो ऑन। यानी जब जो डिसेंट है, यानी जो सत्ता है पिता से बेटे को मिलती है तो उसे हम पैटर्निटी कहते हैं। इसका अपोजिट होता है मैट्रिलिनी। मैट्रिलिनी टर्म का मतलब होता है डिसेंट थ्रू द मदर, यानी माँ, जब माँ होती है फैमिली की हेड होती है, मात्र सत्तात्मक फैमिली। तो हम बात कर रहे हैं आइडियल ऑफ पैटर्निटी। एट वन लेवल महाभारत इज स्टोरी अबाउट इट डिस्क्राइब ए फ्यूड ओवर लैंड एंड पावर बिटवीन टू ग्रुप ऑफ कजिन्स। महाभारत की जो स्टोरी है एक झगड़ा है इसमें लैंड और पावर का। दो ग्रुप ऑफ कजिन्स हैं, एक कजिन ग्रुप है कौरव और दूसरा है पांडव, जो कि एक सिंगल रूलिंग फैमिली से बिलोंग करते हैं। जो कौन सी फैमिली है इनकी रूलिंग, कौन सी फैमिली है? कुरु। जो कुरु लाइनेज है, इनका वंश है, कुरु वंश है, उससे ये बिलोंग करते हैं, जो कि डोमिनेटिंग है उस समय का जनपद, डोमिनेटिंग जनपद है उस समय का। अल्टीमेटली द कॉन्फ्लिक्ट एंडेड इन बैटल इन विच द पांडव एमर्ज विक्टोरियस। आखिरकार ये जो कॉन्फ्लिक्ट है लैंड का, पावर का, ये एंड होता है बैटल के बाद, जिसमें कि पांडव हैं वो विजयी होते हैं और पैटिलियन सक्सेशन बाद प्रोक्लेम। और जो कि पैटिलियन सक्सेशन है वो उनको मिलता है, यानी पिता के बाद जो बेटे हैं, जो कि पांडव जीते थे तो उनको पैटर्नल सक्सेशन वो पाते हैं। बट पेट्रोनिवा हैड एग्जिस्टेड प्रायर टू द कंपोजिशन ऑफ द एपिक। तो ये महाभारत एपिक की कंपोजिशन से पहले ही सोसाइटी में पैटर्नी एग्जिस्ट करती थी। सेंट्रल स्टोरी ऑफ द महाभारत रीइंफोर्स द आइडिया दैट इट वाज वैल्यूएबल। और जो महाभारत का सेंट्रल आइडिया है वो ये बताता है कि जो पैटर्नी है ये वैल्यूएबल होती है। अंडर पैटर्नी सन कुड क्लेम द रिसोर्स ऑफ देयर फादर व्हेन द लेटर डाइड। पैटर्नी में जो बेटा है वो अपने पिता का रिसोर्स है उसका इनहेरिट करता है, उसका अधिकारी हो जाता है। अगर वो बेटा किसी किंग का है तो वो थ्रोन का भी अधिकारी, सिंहासन का भी अधिकारी बन जाता है। Most ruling dynasties claim to follow this system, although there were variation in practice. Sometimes there were no son. In some situations, brother succeed one another. तो उस समय जितनी भी रूलिंग डायनेस्टी थी वो सभी इसी सिस्टम को फॉलो करती थी। कौन सिस्टम? पैटर्निटी सिस्टम, जिसमें पिता के बाद उसका पुत्र ही अधिकारी होता है संपत्ति का या फिर थ्रोन का। लेकिन कुछ वेरिएशन भी था इस प्रैक्टिस में। कभी कभी अगर किसी के सन नहीं है तो ऐसे में उसका भाई सक्सीड करता था, यानी जो बड़ा भाई है वो सक्सीड करता था थ्रोन को या प्रॉपर्टी को। Sometimes other kinsmen claimed the throne, and in very exceptional circumstances, movements such as Prabhavati Gupta exercised power. तो भाई के अलावा कभी कभी जो बाकी किंग्समैन थे वो भी अक्सर थ्रोन पर अपना दावा किया करते थे। वुमेन्स थ्रोन्स की अधिकारी नहीं हुआ करती थी क्योंकि पैटर्न नहीं थी वहाँ पर, कि वो एक्सेप्शंस थे, केवल एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में ही महिलाएं
थ्रोन को इनहेरिट करती थी। इसका एक एग्जाम्पल है प्रभावती गुप्ता का, जो कि हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कि फर्स्ट वुमेन हु एंटाइटल्ड द throne was Pravati Gupta. The concern with paternity was not unique to ruling families. It is evident in mantras in ritual texts such as ऋग्वेद। तो जो पैटर्निटी का जो पैटर्न था ये बहुत यूनिक नहीं था, क्योंकि सब फैमिली रूलिंग फैमिलीज में यही पैटर्न अपनाया जाता था। और ये जो पैटर्न है पैटर्निटी का, ये हमको मंत्रा जो रिचुअल हैं, टेक्स्ट हैं, ऋग्वेद के मंत्र हैं, उसमें भी हमको ये पैटर्न मिलता है। क्योंकि बहुत से ऐसे मंत्र हैं जिसमें कि सन की बर्थ के लिए कुछ प्रेयर की गई हैं। इसका मतलब कि सन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द फैमिली। इट इज़ पॉसिबल दैट दीज एटीट्यूड वर शार्ड बाय वेल्दी मैन एंड दोज हु क्लेम्ड हाई स्टेटस इंक्लूडिंग ब्राह्मण। ये भी संभव है कि जो पैटर्नी सिस्टम है, यानी जो सन को इनहेरिट करने का जो भी सिस्टम है, ये जो वेल्दी मैन हैं ये उनके द्वारा किया जाता था, या फिर वो लोग जो कि हाई स्टेटस शेयर करते हैं जिसमें ब्राह्मण्स भी शामिल हैं। तो शायद यही कारण है कि जितने भी मंत्र हैं, जितने भी वेद हैं, उसमें पैटर्नी सिस्टम की इम्पोर्टेंस दिखाई गई है और उसको क्या कह सकते हैं कि उसको इंकरेज भी किया गया है। तो बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही करेंगे। आगे की हेडिंग्स 2.3 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप कुछ नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ आपको, वो आप अपनी कॉपी में नोट कर लें और इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से स्टडी करें।